नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ नई एनसीईआरटी क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब को कवर कर रहे हैं। ये इसका 6 चैप्टर है और इसका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग तो पिछले वीडियो में ये तो पढ़े कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस में डिवाइड है। पहला आपका लोकसभा है, दूसरा आपका राज्यसभा है। तो अब ये लोकसभा और राज्यसभा में जब एमपी से आकर बैठेंगे तो डिस्कशन जब होगा तो उसको देख रेख कौन करेगा, डिस्कशन का भाषा सही हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, अब उसको कौन यहाँ पर मैनेज करेगा। जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल में देखिए टीचर्स का काम तो है पढ़ाना, लेकिन टीचर सही से पढ़ा रहे हैं, टाइम पे क्लास पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो मैनेज करने के लिए एक इंसान चाहिए ना। तो वो इंसान को हम लोग कहते हैं स्कूल में प्रिंसिपल और पार्लियामेंट में स्पीकर, या उसको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा जैसी यहाँ पर एमपी सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे लोकसभा में जाते हैं तो सारे मिलकर अपने के बीच में से ही एक स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, अपने बीच में ही जाते हैं वोटिंग के थ्रू या फिर अपने प्रेफरेंस के थ्रू एक स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं। अब स्पीकर का काम क्या है? स्पीकर का काम है कि वो लोगों को बोलने का परमिशन देगा, पीस बना के चलेगा, कहीं आपस में लोग लड़ने झगड़ने ना लग जाए। ठीक है, सारे लोग रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, संविधान के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं। राज्यसभा में आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर बनते हैं, उसको चेयरपर्सन भी कहते हैं आपके राज्यसभा के। अब है व्हाट इज स्टेंगोल। देखिए, स्टेंगोल जो है ना गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेप्टर है, रॉड किंग हेल्ड ड्यूरिंग द सेरेमनी। देखिए, वो राजा महाराजा के टाइम पे होता था, तो वैसे ही आपको भारत में भी अपनाया गया है। ये आपका जवाहरलाल नेहरू जब 14 अगस्त 1947 में को उनको एक सिंबल दिया गया पावर ट्रांसफर का। देखिए, सिंपल से मतलब समझिए क्या है। एक राजा महाराजा के टाइम पे जब एक रॉड दिया जाता था जिसमें वो दिखाया जाता था कि हम पावर आपको ट्रांसफ़र करें, पावर शो करता था वो रॉड। ठीक है, तो यही चीज़ नेहरू को दिया गया कि अब आपका जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाना। ब्रिटिश वाले ने नेहरू की दिया कि आप अब देश को चलाइए, आप यहाँ के अब मेन हेड है। ठीक है, तो यही चीज़ आपका होता है। ये लोकसभा के स्पीकर के पास के चेयर के पास में बैठा हुआ रहता है कि आपको लोकसभा को चलाना है। अब आप यहाँ समझिए कि आपको सब कुछ देख रेख करना कि सही से सब चीज़ें हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैसले लिए जाएंगे उसका इम्पैक्ट पूरे देश में होगा। तो पावर आपके हाथ में है, तो आप सही तरीके से इसको चलाइए, इस सदन को सही से चलाइए। ठीक है, तो जो सेंगोल होता है उसमें नंदी जो है टॉप पे बैठा हुआ था, जो जस्टिस को दिखाता है। मतलब नंदी का मतलब वहाँ पे जस्टिस को दिखा रहा है। ये आइडिया आपका चोला किंग से आया है। उस समय भी जब वो रूल करते थे तो इस तरह की चीज़ों को अपने पास, अपने क्राउन के पास रखा करते थे। अब लैंग्वेज सर्विस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को यूज करता है ताकि सारे एमपी वहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकें। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत तो बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग भाषा, धर्म, कल्चर वगैरह के लोग यहाँ पे हैं, तो हर जगह से एमपी इलेक्ट होकर आएंगे, तो हो सकता है किसी के भाषा को समझ में ना आए। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल हो। जैसे अर्लियर 12 लैंग्वेज थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, इस तरह की चीज़ यहाँ पे यूज होता था। ठीक है, मेन लैंग्वेज था वो। इस पर आप अपना भाषण दे सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे। अब इधर 6 भाषा को और ऐड किया गया, जैसे बोडो, दोगड़ी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, ये इनको भी ऐड किया गया है ताकि लोग अब डाइवर्स लैंग्वेज में अपने बातों को, अपने पॉइंट्स को रख सके, पार्लियामेंट में अपने आवाज़ को उठा सके। कोई ऐसा एरिया, किसी एरिया को ऐसा ना लगे कि हमारे भाषा को तो नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ऐसा ना हो। अब है व्हाट इज़ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? देखिए, एग्जीक्यूटिव में जो आपके लोग आते हैं ना, वो आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड किया जाता है। उसके अलावा जो भी मिनिस्टर होते हैं जो आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, मतलब जो भी एमपीज़ होंगे उनको ही मिनिस्टर यहाँ पे बनाया जाता है। वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा में जो क्या क्या काम करते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि देखिए, पार्लियामेंट कानून तो बना दिया, अब उस कानून को फॉलो कैसे करवाना है, कैसे फॉलो होगा, अगर तो उसका काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। जैसे कि आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में सारा रूल बना दिया गया है, अब उस रूल को फॉलो कौन कराएगा? उस रूल को फॉलो कराएंगे आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव है जो इसको फॉलो कराने का काम करेंगे। और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको जवाबदेही कहाँ पर देना पड़ेगा? लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा कि आपने कोई काम किया है तो क्यों किया, अगर कुछ गलत काम हो गया तो आप बताइएगा, उसको जस्टिफिकेशन यहाँ पे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर उनको अकाउंटेबल रखा जाता है। अब देखिए, पार्लियामेंट का 2 फंक्शन होता है, 2 वे में काम करता है। पहला लेजिस्लेटिव,
दूसरा एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट में जो पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव में कानून बनाना, अलग अलग कानून बनेगा कि कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना है, एजुकेशन को लेकर कुछ पॉलिसी बन रहा है, हेल्थ को लेकर पॉलिसी बन रहा है, ठीक है, ट्रैफिक को लेकर, करप्शन को लेकर बहुत सारे विषय पे कानून बनाया जाता है, क्राइम बहुत सारा होता है उस पर कानून बनाना है। तो वो लेजिस्लेटिव का काम है, मतलब पार्लियामेंट में हम लोग बहस करेंगे, पहले डिबेट करेंगे, फिर कानून को पास करवाएंगे। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो कानून बन गया है उसको फॉलो करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। अब है कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो पार्लियामेंट हैज मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे फंक्शन करने को बोला है पार्लियामेंट को, वही वो काम करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आप इलेक्ट कीजिए। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा, पार्लियामेंट इलेक्ट करता है। उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का नीड है, अमेंड करना है, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखा हुआ है वो उस समय तो सही था, पर समय के साथ उसमें कुछ बदलाव का नीड है या कुछ चीज़ को ऐड करना है, तो ये भी काम कौन करेगा, ये आपका पार्लियामेंट ही करेगा। साथ में ये प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। यूनिवर्सल वोटिंग को सपोर्ट करता है कि सब लोग को मौका मिल रहा है कि नहीं वोट देने का। साथ में सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, ये भी काम सब पार्लियामेंट का है। फेडरलिज्म यानी राज्यों को ताकत मिले, केंद्र को ताकत मिले, लोकल बॉडीज़ को ताकत मिले, वो फेडरलिज्म का यहाँ पर उसको भी फॉलो करना है। फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं, कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो सारा काम जो है यहाँ पर आपका पार्लियामेंट का है। अब है कि व्हाट इज अ बिल। बिल क्या है, देखिए बिल एक आइडिया है फॉर अ न्यू लॉ। मतलब मान लीजिए आपको ये मान लीजिए आपको कानून बनाना है कि पूरे जो भारत में जितने स्कूल है वहाँ सबको स्कूल के तरफ से लंच दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ कानून लाना है, तो किसी का मन में पहले आइडिया आया, ये उसको पार्लियामेंट में आग रखा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, कोई ये हो सकता है कोई मिनिस्टर हो, कोई मेंबर हो, ये बोलेगा हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का कानून होना चाहिए, ठीक है। तब उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा कि जो आप बोल रहे हैं पॉसिबल है कि नहीं, कितना खर्चा आएगा, क्या करना सही है कि नहीं है, नीड है कि नहीं, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, सारा डिस्कशन होगा। जब सारा डिस्कशन हो जाएगा, सारे लोग अप्रूव कर देंगे, फिर वो उसको बाद में एक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो होता है, मतलब पहले कोई आइडिया रहेगा, वही धीरे धीरे डिस्कशन के बाद एक एक्ट बन जाता है, फिर फॉलो होने लगा। अगर पास हो गया तो सारे स्कूल में फिर लंच देना शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो कानून बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम होगा कि आप वो देखें कि सब जगह लंच दिया जा रहा है कि नहीं, क्या क्या खामी नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जैसे आपका राइट टू एजुकेशन का एक एग्जाम्पल दिया, वो भी स्टार्ट में देखिए एक बिल था, बाद में एक्ट बना, ठीक है। फिर है स्टोरी ऑफ आरटीई एक्ट। अब आपका देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट का कहानी जानिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, ये भारत के हर बच्चे को अधिकार देता है जो 6 से 14 साल का है, कि उसको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सरकार का काम है इंश्योर करना कि उसको ट्यूशन फी जो है वहाँ पर फ्री हो, उससे पैसा ना लिया जाए, सबको जो इस उम्र के ब्रैकेट में आता है सबको पढ़ाई करने का मौका मिले, ठीक है। ये आइडिया बहुत समय लोगों के माइंड में था कि उसमें कंपलसरी ही नहीं था ये चीज़ पैसे पढ़ाना बच्चों को, लेकिन ये कानून बना 2009 में। इसके लिए गवर्नमेंट ने सरकार बनाया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्कूल बनाना शुरू किया, लोगों को फ्री बुक्स दिए, यूनिफॉर्म दिए, ठीक है। ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता था, बाद में इसको आर्टिकल 21A राइट फॉर लाइफ, मतलब सोचिए फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मतलब बच्चा का पढ़ाई हो, जब कानूनी अधिकार है, आप इसे छीन नहीं सकते हैं, अगर आप छीनेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकता है, सत्ता में सत्ता उसका जा सकता है। तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट इससे बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। अब क्या है कि एक बिल जो है लॉ कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले एक बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो हम आपको एग्जांपल दिए थे कि सारे बच्चों को लंच मिलना चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ से, ये आइडिया को हम पहले प्रेजेंट करेंगे लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा हम उसको रीड आउट करेंगे, हम क्या क्या सोचे हैं, क्या क्या चीज़ इसमें होना चाहिए, ठीक है, उसको पूरा रीड आउट करेंगे। अब जितने वहाँ पे एमपी मौजूद होंगे सारे उसको डिस्कस करेंगे, इसमें क्या पॉइंट सही है, क्या गलत है, ये होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, नहीं अब इससे सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ लोग तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा आइडिया है, तो पूरा डिस्कशन होगा। उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाएगा। अब जो पूरे इतने जो 545 एमपी वहाँ है ना, उसमें से कुछ एमपी जो है एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, उसको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। वो स्टैंडिंग कमेटी इस ग्रुप को इस बिल को और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आप क्या कानून पास कराना चाहते हैं, फिर वो कुछ सजेशन चेंज करेंगे कि देखिए इसमें कुछ चेंज करने का नीड है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर डिस्कशन होगा, उसके बाद सारे एमपी उसको वोट करेंगे कि हाँ कि अब आपको ये बिल पसंद है कि नहीं है। अगर वो पास हो जाता है फिर दूसरे हाउस में जाता है, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए तो पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर हम राज्यसभा में उस बिल को पेश किए थे तो राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में जाएगा, ठीक है। और
उसके बाद दोनों हाउस से अगर पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास हो जाता है। अगर राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं तो आपका वहाँ पे लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है या एक्ट बन जाता है। और ये आपका बाद में गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर है गैजेट, उस पर ये पब्लिश होगा, सारे लोग को बताया जाएगा कि अब ये एक नया कानून आया है कि सारे जो बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से यहाँ पर लंच दिया जाएगा। ये आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर आपकी किताब में पूरा दिया हुआ है। बिल पहले इंट्रोड्यूस होगा, रीडिंग ऑफ द बिल, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा, उसके बाद कंसिडरेशन के लिए देखा जाएगा, फिर क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज़ पर डिस्कशन होगा। बिल में जो भी छोटा से छोटा चीज़ हर कुछ पर डिस्कस होगा। बिना डिस्कशन कोई चीज़ पास नहीं सकता। अगर एक पॉइंट भी खराब है उसमें, उस पर बोला जाएगा ये पॉइंट को या तो हटाइए या तो चेंज कीजिए। फिर बिल पे वोट होगा, ये प्रोसेस रिपीट होगा, प्रेसिडेंट का एग्जेंट मिलेगा, फिर गैजेट नोटिफिकेशन, फिर सबको बताया जाएगा कि अब ये बन गया है। ठीक है। क्लॉज यहाँ पर क्या है? क्लॉज है ना, बिल का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। मान लीजिए आपकी किताब है, आपकी किताब में पूरा चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर में मान लीजिए एक सब हेडिंग है, वो क्या है? क्लॉज है। समझने के लिए कर लीजिए, जो उसका सब हेडिंग है वो उसका क्लॉज है। जैसे आरटी लॉ है, उसमें बहुत सारी चीज़ है कि एज ग्रुप 6 से 14 होना चाहिए, यहाँ पर फ़ी नहीं लेना है, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में स्कूल होगा। वो अलग अलग क्लॉजेस हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सारा कुछ रीड किया जाएगा, उसके बाद आपको गैजेट में दिखाया जाएगा कि हाँ ये पास हो गया है। ठीक है। ट्राई टू ड्रॉ द शोइंग हाउ आरटीआई बिकम लॉ। ठीक है। इसको आप बताइए कौन कौन सा स्टेप होगा जिससे आरटीआई एक लॉ बना। ठीक है। व्हाट इफ आरटीआई स्टार्टेड इन लोकसभा इंस्टीट्यूट ऑफ, तो देखिए आरटीआई को राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता तब क्या होता? प्रोसेस वही सेम ही होता। अभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा में भेजा गया। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता। ठीक है। तो पास आपको दोनों हाउस से कराना है। आप चाहे पहले इससे करा लीजिए, पहले उससे करा लीजिए, पहले राज्यसभा में चले जाइए, पहले लोकसभा में चले जाइए, तो ये कराना आप लोग दोनों से। लेकिन यहाँ पर मनी बिल का भी कॉन्सेप्ट है। मनी बिल क्या है? जितना भी बिल है जो पैसे से रिलेटेड है, जैसे कि मान लीजिए सरकार को लोगों को टैक्स में चेंज करना है, कि टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। ठीक है। कहीं पर टैक्स, नया टैक्स को इंक्लूड करना है, टैक्स हो गया, या फिर हमको कहीं पर क्या है कि बच्चों को क्या है यहाँ पर स्कॉलरशिप देना है। तो जितना चीज़ मनी वाला चीज़ है, यहाँ पर मनी का टर्म आ जाता है, मनी का इस्तेमाल है, वो सारा जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना है, वो मनी बिल उसको कहते हैं, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो जाता है। इसको आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोकसभा में आप डायरेक्टली लोगों को भेज रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टली लोगों को भेज रहे तो डायरेक्टली जो है आप कनेक्ट हो गए, तो पैसा का इस्तेमाल, आपके टैक्स का ही पैसा होता है सरकार के पास, तो उसका पैसा कैसे इस्तेमाल होगा उसका निर्णय लोकसभा वाले लोग ज़्यादा बेटर लेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट में भेजा है। यहाँ पर राज्यसभा को भी में डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लोग इलेक्ट होता है, इसलिए बस उनसे बस सजेशन मांगा जाता है कि क्या इनको चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इंट्रोड्यूस करने पहले प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा कि हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं कि हम ला सकते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर उसको बोलते हैं हाँ आप ला सकते हैं बिल डिस्कशन के लिए, तो आप कीजिए, फिर डिस्कशन होगा, वही प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है। उसके बाद वो एक्ट बनेगा। अब एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर मस्ट फॉलो लॉ एंड रन द कंट्री प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उनका क्या काम? उनका काम है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर, वो सारे जो रूल है उसको सही से फॉलो कर रहे देश को चलाने के लिए, और जो भी वो काम कर रहे हैं उसको लोकसभा में उसको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंबर कि आप पार्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हैं, आप देश में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, देश में जो टीचर्स का वैकेंसी इतना साल से नहीं आ रहा उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना वैकेंसी खाली है। ठीक है। जितना रोड का हालत ख़राब है आप लोग, सरकार उसके लिए क्या कर रहे हैं, इतना क्राइम बढ़ गया आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको सारे चीज़ को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आवर होता है कि क्वेश्चन आवर में एमपी जो है टफ क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा काम सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जो भी मिनिस्टर्स में है। ठीक है। कमेटी ऑफ एमपी ऑल्सो आस्क मिनिस्टर टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर डूइंग। जो अलग अलग मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, उनसे भी कुछ कमेटी एमपी के कुछ ग्रुप हैं, वो डायरेक्ट जाकर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हमारे देश में एजुकेशन को लेकर, इतना समय आप क्या काम किए, उनको अकाउंटेबल उनका जवाब वहाँ पर देना पड़ता है। अब देखिए क्या कहते हैं, पार्लियामेंट फन भी हो सकता है। अब देखिए पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होता है तो इतना नहीं सीरियस हो रहा है हर चीज़ सर, थोड़ा लाइट मूवमेंट भी आता है। ठीक है। जैसे कि आपका 2025 के बजट में निर्मला सीतारमन ने एक तमिल में एक वर्ड्स कहा था, पीपल डिपेंड ऑन गुड रूल लाइक अर्थ डिपेंड ऑन रेल। ठीक है। मतलब उन्होंने चुटकुला वाले आवाज़ में कहा था कि लोगों को, अच्छे लोगों के द्वारा रूल चाहिए, जैसे अर्थ रेल पर डिपेंड करता है। तो तमिल में उन्होंने इस बात को बोला।
फिर 2011 के डिबेट में सुषमा स्वराज जो एक पोएम पढ़ी, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह भी पोएम के थ्रू उनका जवाब दिए। तो कभी कभी इस तरह के शायरी वाला अंदाज से भी चलता है, थोड़ा हंसी मजाक बैंटर आप बोलते हैं ना आजकल बैंटर, तो वो भी चलता है, उस तरीके की भी चीज़ चलता है। एकदम सीरियस हो डिस्कशन ऐसा नहीं है। अब भारत में तो देखते हैं खाली लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है, ढंग का यहाँ पे डिस्कशन होता नहीं है। हाल में देखिए पार्लियामेंट में एक आपके जो MP हैं रवि किशन, वो कह रहे हैं कि समोसा का साइज छोटा हो गया, समोसा का दाम हर जगह अलग है, उस पर फोकस कीजिए। तो जब हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को, इनफिशिएंट लोगों को सत्ता में भेज देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो लोग सही मुद्दों पर डिस्कशन ना करके आलतू फालतू मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। एजुकेशन में क्या हो रहा है, टीचर का वैकेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोड सेफ्टी है कि नहीं, लोगों का रोड अच्छे हैं कि नहीं, पानी में कहीं डूब तो नहीं जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन ना होकर वही आलतू फालतू टॉपिक लोग लेकर आएंगे और उस पर ही डिस्कशन करेंगे। इससे देश का समय बर्बादी, पैसा बर्बादी सब होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अच्छे आदमियों को भेजें, अच्छे आदमी के सेंस में जो पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, आप समझते हो लोगों की समस्या, तब आप सही मुद्दे रखेंगे। और आप किसी को भी अगर भेज देंगे जस्ट बिकॉज जो पॉपुलर है, किसी बड़े पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, तब आपकी मुद्दे फालतू मुद्दे उठाए जाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका ही फाइनल पार्ट था। इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।